3 लेवल और 6 स्टेजेस ये दी कोलबर्ग ने। 3 लेवल 6 स्टेजेस ये अपने आप में बहुत काफ़ी है समझने के लिए। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है। बच्चा जो होता है वो सबसे पहले लेवल 1 पे होता है, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल। ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल वर्ड मुख्य रूप से उन्होंने मोरालिटी के लिए बोला। जैसे कि एक मुख्य टर्म कॉन्क्रीट यूज की थी स्टेजेस को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को बताने के लिए। जब जब हमारे पियाजे ने जब इसको स्टडी किया तो उसने कॉन्क्रीट थिंकिंग को बहुत मैटर माना और उसी को उसने ऑपरेशन से जोड़ा। जब हम ऑपरेशनली सोचते हैं तो हम कॉन्क्रीट सोचते हैं, इससे पहले हम प्री ऑपरेशनल होते हैं और बाद में हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं। सिमिलरली इन्होंने कन्वेंशन को उठाया और कन्वेंशन को मोरालिटी के केस में इन्होंने कन्वेंशन को महत्वपूर्ण माना। तो पहले हम प्री कन्वेंशन में होते हैं और कन्वेंशन में आने के बाद फिर हम पोस्ट कन्वेंशन में जाते हैं। कन्वेंशन का मतलब हो गया परंपरागत। परंपरागत यानी कि मोरालिटी का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से परंपरागत से ही है कि जिस तरीके से आपके घर परिवार और आपके क्षेत्र में मोरालिटी चलती है आप उसी को अपना लेते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है जिसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है, जिसमें कि हम मुख्य रूप से इसी पे काम करते हैं कि भाई अगर हम किसी चीज़ को, किसी ऐसी चीज़ को अगर करेंगे जो गलत है तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। आदत डेवलप होने की शुरुआत हो गई। और अगर हम कोई ऐसा करेंगे जो कि डिज़ायरेबल थिंग है तो हमें उसके लिए रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अगर हम ओबीडिएंट रहे तो हम पनिशमेंट को छोड़ सकते हैं। तो या तो हमें ओबीडिएंट रहना होगा या फिर हमें पनिशमेंट को झेलना पड़ेगा। और इस तरीके से हम सबसे पहला जो सेक्शन है उसको देखते हैं, इसे ओबीडियंस रिवॉर्ड क्या कहेंगे आप, इसे ओबीडियंस रिवॉर्ड या ओबीडियंस पनिशमेंट का टाइम कहेंगे। अब ओबीडियंस पनिशमेंट पहले होता था, अब तो पनिशमेंट लागू नहीं है, तो इन दैट केस आप इसे मान करके चलिए ओबीडियंस और रिवॉर्ड। ठीक है, ये वो 2-3-4 साल का बच्चा है जो कि इस प्रोसेस में चलता है और उसके बाद वो स्टेज 2 में आता है जिसमें इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज किए जाती है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज होता है। ये इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके अंदर कि आप ये देख रहे होते हो कि एक्चुअल में आपका जो केयर गिवर है वो आपको मैक्सिमम क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम सपोर्ट, मैक्सिमम केयर दे रहा है। तो इसलिए आप भी उसे वही देना चाहते हैं, आप भी उसे रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं और इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज जिसमें डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें कन्फॉर्मिस्ट होती है, गुड बॉय बैड बॉय स्टेज। यहाँ पे आप मम्मी का अच्छा बच्चा बनना चाहते हो या मम्मी की अच्छी बेटी बनना चाहते हो और इसलिए आप वो करते हो जो मम्मी चाहती हैं। इसी को बोलते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की स्टेज। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब यही होता है कि दूसरों की बात को मान लेना, चाहे आप उसमें बिलीव कर रहे हैं। वैसे तो आप अपना ऐसा ही बिलीव बना लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। खैर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, जो सही है उसको अपना लिया। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को पिटाई होते हुए देखते हैं तो आपको लगता है ओ हो, ये जो बंदा है इसने गलती की होगी। तो बच्चों की मोरालिटी कुछ इसी रूप में डेवलप होती है। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि समाज में जो नियम है मैं उनको फॉलो कर लेता हूं और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट को मानने लगता हूं जिस तरीके से दिए हुए हैं। तो आप एक तरीके से समाज के एक मेंबर के रूप में जो सामाजिक नियम हैं उनको अपनाने लगते हैं। ये वो टाइम होता है जिस वक्त आप अपनी आइडेंटिटी अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, 14, 15, 16 साल की उम्र। लेकिन फिर उसके बाद एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल आपके अंदर डेवलप हो जाता है जिसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। तब आप कहते हैं किसी भी कानून, किसी भी नियम, किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मेरे अपने ह्यूमनली जो एक्ट हैं, जो ह्यूमैनिटी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना।
मेरे जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति सरकार द्वारा, कोई एक व्यक्ति न्याय द्वारा गलत भी ठहराया जाए, फिर भी मुझे वो सही नज़र आता है, तो मैं उसको सही कहूँगा। ये जो प्रिंसिपल है ये इस एज में आता है। तो इन्होंने क्या किया, 3 लेवल पे बाँटा इस मोरालिटी को और तीनों लेवल को 2-2 स्टेजेस में बाँट दिया। ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड याद रखेंगे, आपको पेपर के क्वेश्चन पेपर में ये एज़ इट इज़ मिल जाएंगे ये कीवर्ड्स। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ काम किया था जैसे हाइंस डायलेमा। ये इन्होंने 4 डायलेमा लिए थे, मतलब कुछ एक स्टोरीज ऐसी फॉर्म की थी जिसमें कि एक दुविधा की सिचुएशन हो। जिनमें से एक स्टोरी के अनुसार एक बच्चा अपने पापा से कहता है कि मुझे एक नई गेम लाने के लिए पैसे चाहिए, और पापा कहता है कि बेटा मैं तुम्हें जेब खर्च देता हूँ ना, जमा करके और ले आओ अपने लिए। तो वो कहता है ठीक है, निराश होता है। कुछ दिन के बाद में लगभग 28 तारीख आती है महीने की, और पापा के दोस्त आते हैं और वो कहते हैं चल रहा है फिशिंग एक्सपेडिशन पे, यानी कि हम मछली पकड़ने चलते हैं, मजे करेंगे। पापा कहते हैं यार मेरा ना थोड़ा हाथ तंग है, बजट अच्छा नहीं है क्योंकि महीने का अंत है, तो मैं शायद जा नहीं पाऊंगा। मैं जाना तो चाहता हूँ। बेटा वो कहता है कि अरे यार थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन के बाद तो फिर 1 तारीख आ जानी है 1-2 दिन में, और फिर तू मैनेज कर लेगा, कहीं से देख ले, कम से कम मजे करके आते हैं। तो फिर वो सोचता है, कहता है कि मैंने देखा था कि जो मेरा बेटा है वो पैसे जमा कर रहा था, तो वो जो पैसे जमा कर रहा था, अगर वो मुझे 2 दिन के लिए दे दे तो मैं उससे पैसे ले लूं और उसके बाद में मैं उसे 2 दिन के बाद दे दूंगा। अब वो जाता है अपने बेटे के पास और कहता है कि बेटा तुमने उस नए वाले गेम के लिए जो पैसे जमा किए थे, 2 दिन के लिए मुझे दे दो, 2 दिन के बाद मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये स्टोरी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या उस बेटे को वो पैसे देने चाहिए? क्या उस बाप को वो पैसे मांगने चाहिए? क्या जब बच्चे ने जब टॉय के लिए पैसे मांगे थे, तो क्या बाप को उसे मना करना चाहिए? क्या अपने दोस्तों को मना नहीं कर देना चाहिए? ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के आंसर क्या दिए गए, इससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि वो आंसर क्यों दिए गए। ठीक है ना? वो आंसर क्या दिए गए उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि वो आंसर क्यों दिए गए। तो ये जो क्यों का जो आंसर है, वाई, इसी को बोला गया डायलेमा। इसी से आपकी मोरालिटी जज होती है कि आपने आपने कैसे ये मोरालिटी का अंदाजा लगाया। तो अलग अलग उम्र के लोग इसमें आंसर अलग तरीके से देते हैं, और उसी को आधार बना करके कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया। कोलबर्ग के सिद्धांत में उसने ये माना कि चाहे कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, ये इसी तरीके से स्टेजेस चलेंगी, इसी तरीके से लेवल रहेंगे। कोलबर्ग ने यह भी कहा कि ये जो जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस बनाए उसमें उन्होंने मूल रूप से पुरुषों की मोरालिटी की बात की, और महिलाओं को उस मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से, उस दायरे से थोड़ा अलग रखा। और इसके अलावा कोई सेपरेट तरीका हो सकता है, इंडिविजुअलिटी हो सकती है, इस पे उन्होंने चर्चा करने से इनकार कर दिया। ये सारी चीजें जो हैं ये क्रिटिसाइज किया जाता है किसको? कोलबर्ग को। तो खैर, आपने पूछा कन्फॉर्मिटी तो अडोलसेंस में होता, तो स्टेज कन्फॉर्मिटी अडोलसेंस में होता है। कन्फॉर्मिटी एक एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट है बच्चे, जिसमें कि आप जब किसी दूसरे की बात को मान लेते हैं तो वो कन्फॉर्मिटी होती है। वो दूसरी बात है कि आपने कंप्लायंस एंड कन्फॉर्मिटी में सोशल सोलोमन ऐश पढ़ा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये तो बड़े ही लोगों में होता है। नहीं, उसने रिसर्च बड़े लोगों पे की थी, बट कन्फॉर्मिटी तो बचपन से ही हो जाती है। आपके अंदर कन्फॉर्मिटी तो लाई जाती है जब आपसे पूछा जाता है, किसी चीज को बोला जाता है कि आपको ये करना चाहिए, और फिर आप कह लेते हैं कि हाँ मैं कर लेता हूं। तो जब भी आप किसी के सामने उसके कहे हुए को स्वीकार करते हैं, तो या तो आप कंप्लायंस कर रहे होते हैं या कन्फॉर्मिटी कर रहे होते हैं। यही दो तो फंडे हैं। तो जब भी आप किसी को
जब भी आप किसी ने आपसे कोई बात कही, तो या तो आप कंप्लायंस में होते हैं या फिर आप कंफॉर्मिटी में होते हैं, अगर आप उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है ना? तो खैर कंफॉर्मिटी स्टेज 3 होती है, जिसमें कि आप बेसिकली वही बात इकरार कर लेते हैं जो कि आपके मम्मी-पापा कहते हैं, और आप क्योंकि आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। यस। तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब क्वेश्चन आए, मैंने हाइंस डायलेमा आज नहीं शेयर किया। मैंने पिछली बार हाइंस डायलेमा शेयर किया होगा। इस बार डिफरेंट डायलेमा बताया है आपको, और 4 मुख्य रूप से स्टोरीज हैं डायलेमा को लेकर के। तो मैंने आपसे 2 डायलेमा शेयर कर दिए। एक हाइंस डायलेमा था जिसमें कि एक व्यक्ति की बीवी मरने वाली है और वो एक मेडिसिन लेने के लिए जाता है, जो मेडिसिन मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति जो है वो उस रेट से बहुत महँगी दे रहा है, और इतने पैसे उसके पास हैं नहीं, तो वो कहता है मेरे से थोड़े पैसे ले लो, बाकी बाद में दे दूँगा। दुकानदार कहता है नहीं, मैं ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये न्यूली डेवलप्ड मेडिसिन है, बहुत महँगी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं, इसलिए कम ही लोग लेते हैं तो कम ही बिकती है, और ये इतनी महँगी होने के कारण मैं इसे दे नहीं सकता। तो अब हाइंस को करना क्या चाहिए? तो उसे चोरी कर लेनी चाहिए, और वो जाता है और शाम में दुकान बंद होने का इंतज़ार करता है, उसके बाद शटर तोड़ देता है और चोरी कर लेता है। अब क्वेश्चन उठते हैं कि क्या उसे चोरी करनी चाहिए? क्या उसे कम पैसे में सामान खरीदना चाहिए? क्या दुकानदार को सामान बेच देना चाहिए? अब इसी को 4 साल का बच्चा डिफरेंट तरीके से सोचेगा, 7 साल का डिफरेंट तरीके से सोचेगा, 11 साल का अलग तरीके से सोचेगा, 15 साल का अलग तरीके से सोचेगा। ठीक है ना? तो इसी सोचने के तरीके को ही मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से जोड़ा, रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट से जोड़ा कोलबर्ग ने।